आप सभी का फिर से स्वागत है पार्टीलेस इंडिया चैनल में। हम बात कर रहे थे अशोक भाई पटेल राजकोट से, और विषय था हमारा कि ये जो राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है एच फाइल्स, और उसी से जो इलेक्शन कमीशन की गड़बड़ी और वोटर लिस्ट की गड़बड़ी, ये दोनों बातें हमारे सामने आई है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम चाहते हैं। प्रॉब्लम तो हम हमेशा चर्चा करते हैं, हर रोज़ प्रॉब्लम्स और प्रॉब्लम्स, इस प्रकार का प्रॉब्लम, उस प्रकार का प्रॉब्लम, कितने प्रकार के प्रॉब्लम्स, लेकिन इसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। क्या इसका एक ही सॉल्यूशन होना चाहिए या बहुत सारे सॉल्यूशन होने चाहिए? इन विषयों के ऊपर हमें बहुत कम बातें सुनने को मिलती है, और इसीलिए हमारा फोकस इस पूरे एपिसोड्स में यही होगा कि सॉल्यूशन क्या है। तो इसी के लिए फिर से मैं अशोक भाई से बात करने जा रहा हूँ। अशोक भाई, आपका स्वागत है फिर से। जी आप बात कर रहे थे पिछली बार कि बूथ ऑफिस होना चाहिए हर बूथ में, हर पोलिंग बूथ एरिया में। तो ये इसके बारे में आप थोड़ा विस्तार से हमें आज बताइए। आप कह रहे थे कि उस बूथ ऑफिस में एक बूथ लेवल ऑफिसर होगा, 2 असिस्टेंट होंगे, और कुछ बातें आप कह रहे थे, तो आप उसका विस्तार कीजिए। और उसके ऊपर जो हम डाउट आते हैं या जो क्वेश्चन है उसको आप भी आप समाधान करें। जी। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो हम बूथ लेवल ऑफिस सेटअप करने की बात कर रहे हैं, ये बूथ लेवल ऑफिस सेटअप होगा इलेक्शन कमीशन के द्वारा। ये जो प्रत्येक बूथ ऑफिस, यानी आपके बूथ विस्तार में एक बूथ ऑफिस, इसका सेटअप तो किया जाएगा इलेक्शन कमीशन के द्वारा, यानी सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के द्वारा। और ये जो सेटअप होगा, इसके अंदर ये मैं बता देना ज़रूरी समझता हूँ कि ये जो प्रपोज़ल हम दे रहे हैं, यानी हमारा संगठन पार्टीलेस इंडिया के द्वारा ये हम जो प्रपोज़ल दे रहे हैं, यहाँ पार्टीलेस इंडिया का भी ज़रा अर्थघटन में क्लियर कर दूं कि क्या है ये पार्टीलेस इंडिया। पार्टीलेस इंडिया ये भारत के लोगों के बिहाफ में बना हुआ संगठन है, और इसके लोगों में भी वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी बना हुआ है। तो ये भारत के लोगों का संगठन है, और जो भी इस वक्त हम प्रपोजल दे रहे हैं ये भारत के लोगों के बिहाफ में है। देखिए, राहुल गांधी ने अपनी अंतिम प्रेस कॉन्फ्रेंस में गेंद को पब्लिक के पाले में डाल दिया है, जेनजी के पाले में, भारत के युवाओं के पाले में डाल दिया है। तो अब पब्लिक का ही ये दायित्व हो जाता है कि पब्लिक बताएं कि क्या करना चाहिए। तो क्या अशोक भाई, ये तो क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पब्लिक को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे? क्या वो कांग्रेस पार्टी या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव नहीं है? वे पब्लिक को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा वो कहते हैं, लेकिन ऐसा वास्तव में है नहीं। पब्लिक का अपना कोई प्रतिनिधि आज तक कभी चुना ही नहीं गया। जो प्रतिनिधि भी चुना जाता है वो हमेशा किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रतिनिधि चुना जाता है, लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टी हमेशा ऐसा कहती रहती हैं कि हम पब्लिक को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन वास्तविकता में ये ऐसा नहीं होता है। दे आर एक्चुअली आफ्टर द पावर, वो सत्ता के पीछे लगे हुए हैं। लेकिन अशोक भाई, लोग ही तो वोट करते हैं उनको। जी बिल्कुल, लोग ही तो वोट करते हैं, तो उनका ही रिप्रेजेंटेटिव हो चुका ना वो।
अगर लोग उसको वोट कर रहे हैं तो वो भले ही पार्टियों का लेकिन आप कह रहे हैं कि पार्टियों का रिप्रेजेंटेटिव, लेकिन लोगों ने उसको वोट किया है तो वो लोगों का रिप्रेजेंटेटिव हो गया ना। देखिए, लोग तो वोट देते हैं जी। लेकिन वोट देते हैं पार्टी के उम्मीदवार को, यानी जो उम्मीदवार खड़ा किया जाता है वो तो पार्टी के द्वारा खड़ा तो आप ये कह रहे हो कि लोगों ने अपक्ष जो कहते हैं, निर्दलीय जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको मत देना चाहिए, ये आप कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं। देखिए, अगर वो भी नहीं तो कैसे होगा? हाँ, ये तो पूरा पार्टीलेस इंडिया का कंसेप्ट है, पूरा विचार है, कंप्लीट विचार, और ये बहुत आसान भी है। देखिए, वर्तमान में हमारे चुनावों में 2 प्रकार के उम्मीदवार आकर के चुनावों में खड़े होते हैं। पहला तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का उम्मीदवार खड़ा होता है जो पार्टी से टिकट पाता है और आपके निर्वाचन क्षेत्र में आकर के वो खड़ा हो जाता है। अलग अलग पार्टी का उम्मीदवार, मतलब बीजेपी अपना उम्मीदवार खड़ा कर देती है और कांग्रेस अपना उम्मीदवार खड़ा कर देती है। ऐसे हो सकता है 2, 4, 5, 6 पार्टियों के अलग अलग उम्मीदवार खड़े हो जाते हैं। ये तो हो गए एक प्रकार के उम्मीदवार, यानी पार्टी के उम्मीदवार। और दूसरे जो खड़े होते हैं वो आपके निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं में, और ऐसा भी नहीं होता वर्तमान में कि वो स्ट्रिक्टली आपके निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं में से ही होंगे, ऐसा भी नहीं होता है। पार्टी के उम्मीदवारों के बारे में भी ऐसा नहीं होता है। होना तो चाहिए ये कि वो आपके निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं में से होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। और जो आपने कहा निर्दलीय, वो भी कहीं से आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। वो आपके निर्वाचन क्षेत्र का नहीं हो फिर भी आ सकता है और एक फॉर्म भर करके वो चुनाव में खड़ा हो सकता है। और वो निर्दलीय होता है, यानी खुद ही अपने आप को सर्टिफाई करता है, वो निर्दलीय। तो ये क्या संविधानात्मक नहीं है? देखिए, संविधान में तो इसके लिए प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति खुद ही आए, खुद ही खड़ा हो जाए, लेकिन लॉजिकली ये तो बिल्कुल गलत है। कोई भी व्यक्ति खुद ही खड़ा हो जाए, खुद ही अपनी पीठ खुद ही ठोंक दे, अपने आप को खुद ही सर्टिफिकेट लिख दे, तो ये क्या ऐसा कभी कहीं होता है क्या? बच्चे स्कूल में जाते हैं तो क्या खुद पढ़ाई करते हैं, खुद इम्तिहान देते हैं और बाद में क्या सर्टिफिकेट भी खुद ही दे देते हैं क्या? तो ऐसा तो होता नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, इसके बारे में हमें एक कानून जो इसके लिए बना हुआ है उसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। वो कानून है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, यानी लोक प्रतिनिधित्व का धारा। तो देखिए, जब बात है लोक प्रतिनिधित्व की, यानी लोगों का प्रतिनिधि तय करना, और इसके अंदर भी डिलिमिटेशन करके निर्वाचन क्षेत्र ऑलरेडी बनाए गए हैं, यानी एक बाउंड्री बिल्कुल तय है, बाउंड्री तय है, यानी निर्वाचन क्षेत्र तय है। और उस निर्वाचन क्षेत्र में उस निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता भी तय है, उनकी संख्या भी तय है और वे कौन कौन है ये भी तय है बिल्कुल। तो होना तो ये चाहिए कि ये उनका प्रतिनिधि होना चाहिए, यानी कि एक निर्वाचन क्षेत्र में अगर एमएलए निर्वाचन क्षेत्र हैं, वहाँ पर अगर 3 लाख मतदाता हैं, मान लीजिए मेरे राजकोट के ये निर्वाचन क्षेत्र में अगर 3 लाख मतदाता हैं, तो वो व्यक्ति जो वहाँ पर कैंडिडेट होना चाहिए वो लोगों के द्वारा तय किया गया उम्मीदवार भी होना चाहिए। 2 प्रावधान तो है, एक तो पार्टी का उम्मीदवार, दूसरा जो खुद खड़ा होता है, और तीसरे क्यों नहीं ये होना चाहिए कि उस निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता भी इकट्ठे हो करके अपना एक उम्मीदवार खड़ा कर दे। भले ही सारे 3 लाख एक साथ ना आए, 3 लाख नहीं आएंगे, मान लीजिए 2 लाख आ जाएंगे, तो भाई
2 लाख लोग जो कि उस निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता हैं, मेरा ये कहना है कि भाई 25-50 हजार लोग भले ही अलग रह जाएंगे हैं, कोई पार्टियों के समर्थन में है वो अलग रह जाएं, कोई अगर खुद अपने आप को हैं प्रस्तुत कर रहा है तो वो भी अलग रह जाएं, लेकिन ये प्रतिनिधि आखिर किसका होगा, ये मेरा सवाल है आपसे कि ये प्रतिनिधि किसका होगा। जी, इस तरीके से तो वो लोगों से आएगा, तो लोगों का प्रतिनिधि मतलब होना तो चाहिए, लोगों का उम्मीदवार होगा, होना तो चाहिए निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधि। तो जब लोग इसके बारे में बिल्कुल सक्रिय नहीं हैं, लेकिन इन द गिवन सिचुएशन हमें तो येन केन प्रकारेण रास्ता निकालना है। तो देखिए, गिवन सिचुएशन में जहाँ दो प्रकार के उम्मीदवारों के लिए प्रावधान है, तो क्यों नहीं हम लोगों को इकट्ठा होने की सलाह दें और हम लोगों को कहें कि अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र में आप इकट्ठा हो जाइए, और जैसे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अपना उम्मीदवार खड़ा करने का जो अधिकार वो कहते हैं कि उन्हें वो अधिकार प्राप्त है, और इस तरह से वो पूरे राज्य की या पूरे देश की मोनोपोली प्राप्त कर लेते हैं, और इस मोनोपोली को प्राप्त करने के लिए वे भांति भांति के विचार प्रस्तुत करते हैं और उसको वो अपनी विचारधारा के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वहाँ कुछ दलितों की बात आ जाती है, कुछ सवर्णों की बात आ जाती है, और भी कुछ बातें धर्म की बातें भी आ जाती हैं, कुछ वो कहते हैं महिलाओं की बातें भी करने लगते हैं, कभी वे युवाओं की बात भी करने लगते हैं। तो इस तरह से ये समाज को हमेशा बांटते रहते हैं। कभी कहते हैं कि महिलाओं को, आपने अभी देखा होगा बिहार के चुनाव में महिलाओं को 10-10 हजार दिए जा रहे हैं। तो भाई जो मतदाता हैं वो तो मतदाता है, वो ना पुरुष होता है ना महिला होता है, ना वो युवा होता है ना बूढ़ा होता है। मतदाता तो मतदाता है, हर एक के मत की कीमत एक है। तो इसको क्यों किसी तरह से बांटा जाएगा, नात के आधार पर, जात के आधार जी, पर। अशोक भाई, मुझे लगता है कि इस मुद्दे के ऊपर एक हम अलग सा एपिसोड करें, क्योंकि एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात आप रख रहे हो कि जो कानून है वो द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट है, न कि द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट है। बिल्कुल। और वी द पीपल ऑफ इंडिया लिखा है प्रीएम्बल में, न कि वी द पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया, ये नहीं लिखा है। बिल्कुल। लेकिन आप जो अभी मुद्दा बोल रहे हो उसके बारे में हम ज़रूर एक अलग एपिसोड करेंगे, लेकिन हमारा मूल मुद्दा आज जो था वो बूथ ऑफिस के बारे में। तो आप उसकी के बारे में अभी और जानकारी दीजिए। तो हमारा जो सुझाव है, ये सुझाव हम ये भी क्लियर करना चाहते हैं कि एज एनविजन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी हमारा कंप्लीट सुझाव। तो क्या आप अभी ये कह रहे हैं कि आज जो व्यवस्था है इलेक्शन कमीशन की पूरी, वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं है? बिल्कुल नहीं है, वो संविधान के स्पिरिट के खिलाफ है, यानी संविधान की भावना के खिलाफ है। ये कंप्लीटली जिसको हम पार्टीक्रेसी कहते हैं। क्या आप इसके बारे में और जानकारी दोगे कि क्या क्या संविधान के खिलाफ है, अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या आज की व्यवस्था है, उसको आप जरा बताइए कैसे? देखिए, ये दल तंत्र ही कंप्लीटली संविधान की भावना के खिलाफ है। देखिए, हमारे पुरखों ने जब हमें आज़ादी दी, जब ये संविधान बन रहा था, जब चुनावों को बनाने के बारे में, चुनावों को करवाने के बारे में सोचा गया, तो आइडिया था लोकतंत्र। तो अभी जो चल रहा है, इसके दोनों के बीच का जो भेद है, ये समझने के लिए मैं आपसे भी और व्यूअर्स से भी मैं कह रहा हूँ कि जो दलतंत्र है वो कभी भी लोकतंत्र नहीं हो सकता है। दलतंत्र यानी एक समूह का तंत्र है, वहाँ पर लोगों की आवाज़ नहीं है।
ये मैं क्लियर कट कहना चाहता हूँ। जो कई बार कहा तो जाता है कि पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल यानी जन भागीदारी होनी चाहिए, लेकिन जन भागीदारी तो कहीं से कभी भी होती ही नहीं है। और ये नहीं होने का जो एकमात्र कारण है, ये कारण है सेंट्रलाइजेशन बाय पॉलिटिकल पार्टीज। तो ये राजनीतिक दलों ने इसको एक बिल्कुल एक तरह से केंद्रीकृत कर दिया है। तो अभी दो बातें हम बता रहे हैं कि जो संविधान के मुताबिक है, एक तो जन भागीदारी, ये संविधान की भावना के मुताबिक है और लोकतंत्र होना चाहिए। और दूसरा जो मैंने कहा वो डिसेंट्रलाइजेशन, और ये बूथ ऑफिस का जो आइडिया है वो इसी डिसेंट्रलाइजेशन के तहत भी है, और जन भागीदारी को भी ये मतलब सिद्ध करता है लोगों को वहाँ पर लोगों को कार्यान्वित करता है, लोगों के द्वारा ये होता है। जी अशोक भाई, आपने जो बूथ ऑफिस और आपका जो प्रपोज्ड इलेक्शन कमीशन का रिफॉर्म के बारे में अभी आप जानकारी दे रहे हो, तो उसमें जो बातें आप दो बातें कह रहे हो कि लोक सहभागिता और दूसरा है विकेंद्रीकरण, ये दो बातों के बारे में और जानकारी हम अगले एपिसोड में लेंगे। लेकिन इसी मुद्दे को यहीं पे हम इस एपिसोड में रोक रहे हैं। सेकंड थर्ड एपिसोड में हम इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। हमें ज़रूर इसके बारे में समझ आ रही है कि बूथ इलेक्शन कमीशन के जो रिफॉर्म है उसको समझने के लिए भी हमें बहुत अलग अलग बातों को भी समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ये चर्चा थोड़ी विस्तार से हो रही है, बहुत सारे एपिसोड्स में हो रही है, लेकिन पूरी बात समझने के लिए सभी एपिसोड्स को आराम से देखने की, फोकस होकर देखने की सभी को ज़रूरत है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।